So today's topic is general examination of gastrointestinal system. I hope all of you have gone through with this system in your clinical exam class also है ना? पढ़ चुके सभी लोग? ठीक है। तो आज शुरू करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, उसका एग्जामिनेशन हमारे इस उसमें आता है, तो पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या देखना है हमको? abdominal pain, bowel disturbances, or abdominal enlargement, jaundice, alteration in appetite, failure to thrive, ये सारे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको मिलेंगे। abdominal पेन के अंदर अगर आपको कोई भी इसमें कंप्लेंट कर रहा है तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो इसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एब्डोमिनल पेन के अंदर आपको देखना होगा सीवियरिटी। ठीक है। माइल्ड मॉडरेट जैसे कैसा है ये, ऑन ऑफ रेगुलर आ रहा है जा रहा है, इस तरह का। ये सर ऑन ऑफ पेन कब बोलते हैं? आया चला गया। ठीक है। माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी क्या हो गई? हल्का है, मॉडरेट थोड़ा सा सहन नहीं हो पाता है। नेचर ऑफ पेन कैसा हो सकता है? कांस्टेंट बर्निंग एंड कॉलिकी। ओके, कांस्टेंट पेन लगातार है, बर्निंग जलता हुआ सेंसेशन एंड कॉलिकी ग्रिपिंग पेन। ठीक है। कॉलिक मतलब ग्रिप हो रहा हो। ग्रिपिंग पेन भी एक टाइप का पेन होता है, जैसे कुछ जो है किसी चीज को निचोड़ा जा रहा। ठीक है। रेडिएशन ऑफ द पेन, कई बार पेन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका लोकेशन कहीं होता है उसकी पैथोलॉजी पर, वो दर्द के इनको रेडिएटिंग पेन बोलते हैं या फिर रेफर्ड पेन भी बोलते हैं। जैसे रेडिएशन पेन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? एक जगह से शुरू हुआ, दूसरी जगह पर धीरे धीरे दूसरी जगह भी पेनफुल हो गया। ठीक है। फिर रीनल कॉलिक टिपिकली स्टार्ट इन द लॉइन एंड रेडिएट्स इन द ग्रॉइन रीजन। ठीक है। ये उसका एक उदाहरण है। रिलीविंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हेन द पेन इज कमिंग, कब आ रहा है? मिडनाइट और मॉर्निंग, आइडेंटिफाइड साइट, पॉइंटेड विद अ फिंगर और होल हैंड। हम पेशेंट से पूछते हैं भाई आपको कहाँ पे दर्द है, तो पेशेंट या तो इस तरह से रखेगा, आप उससे बोले एक जगह आप पॉइंट करके बताओ, या वो पूरा हाथ ऐसे रखेगा। ठीक है। तो इस तरह का वो एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाएगा। एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं इनके क्या क्या? फीवर, वॉमिटिंग, स्टूल पैटर्न आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप विद द फूड, हो सकता है कोई फूड ऐसा खाए जिसकी वजह से आपको इस तरह के प्रेजेंटेशंस मिले। रिलेशनशिप हो गया। फिर फैमिली हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है। आपने कुछ परिणाम, शूल इत्यादि पेन सुने भी होंगे आयुर्वेद के अंदर, जिसमें खाना खाने के बाद ये सब बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सारा पेन भी आपको इधर दिखेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन का देखिए किस तरह से प्रेजेंटेशन आता है। फिर साइट ऑफ पेन कहाँ कहाँ हो सकता है? अलग अलग जगहों के अनुसार 9 क्वाड्रेंट्स हैं आपके। तो एपिगैस्ट्रिक पेन आएगा आता है तो लीवर, पैंक्रियाज, ओरिजिन ऑफ स्टमक, है ना, लोअर इसोफेगस साइड में होगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है तो लीवर, गॉल ब्लेडर यहाँ पर रहेगा। तो एक बार इसको बना भी लेते हैं। एक बहुत छोटा सा एक्रोनिम है जिसको बोलते हैं हलवाई। तो यहाँ पे आप हलवाई ना याद करके हलवाई याद करेंगे तो हो जाएगा। बस इसको एक साइड में कॉपी कर दीजिए। ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि ये कौन कौन से साइट के पेन है। ठीक, यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक पेन से स्टार्ट हुआ तो क्या क्या है? लीवर, पैंक्रियाज, ओरिजिन ऑफ स्टमक एंड लोअर इसोफेगस। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है तो लीवर और गॉल ब्लेडर का एरिया है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पेरी अम्लाइकल रीजन यहाँ पर है तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स कोलन इसमें मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक, ये वाला जगह है तो डिस्टल कोलन और यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, समझ में आ रही? आगे बढ़े।
तो इस तरह से देखिए अलग अलग जगहों के अलग अलग साइट्स दिए गए हैं और उस हिसाब से हमको वहां पर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि क्या क्या प्रेजेंटेशन किसकी वजह से हो सकते हैं। एक छोटा आइडिया हमको इन सब चीजों से लग सकता है। इसके साथ एक और एसोसिएटिव सिंड्रोम हो सकता है बच्चों के अंदर, वो है वॉमिटिंग। कई बार बच्चों को खांसते खांसते भी वॉमिट हो जाता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो वॉमिटिंग और इस वॉमिटिंग में कितना डिफरेंस है। तो हमको पूछना पड़ेगा आस उसको ड्यूरेशन पूछना पड़ेगा, सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ वॉमिटस, जो भी निकल रहा है वो कैसा है। एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, कोई चीज खाने से बढ़ जाता है, किसी चीज को खाने से कम हो जाता है। एसोसिएटेड फीचर्स कि वॉमिटिंग के साथ क्या एब्डोमिनल कोलिक भी हो रहा है या उसको कोई और चीज उसमें है। वॉमिटिंग इज फोर्सफुल या परसिस्टेंट, बहुत तेज वॉमिट हो रहा है, ठीक है। बाइल नॉन बाइल भी हमको देखना पड़ता है, विद बाइल हो रहा है या नॉन बिलरी हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हो रहा है या फिर जो है डायरेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉमिटिंग हमें देखनी पड़ेगी, एक्यूट, फ्रीक्वेंट और रिकरेंट, बार बार हो रहा है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इस तरह की वॉमिटिंग आपको मिल सकती है। फिर क्रॉनिक है कि फ्रीक्वेंट है या बार बार हो रही, रिकरेंट हो रही है, तो कहाँ मिलेगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। नेचर ऑफ वॉमिटस हमको देखना पड़ेगा। तो हमको देखना क्या है? वॉमिट्स परसिस्टेंटली विद बाइल स्टेन और नहीं। हमको ये भी देखना पड़ेगा कहीं ब्लड तो नहीं है। ये सारी चीजें हमको एक वॉमिट के अंदर देखना पड़ेगा, वॉमिटस के अंदर, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे जैसे कि वॉमिटर परसिस्टेंटली नॉट बाइल स्टेन, बाइल स्टेन वॉमिटिंग कहाँ नहीं मिलेगा? इन जगहों पे हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो हमारा जो एब्डोमेन या वो होता है, स्टमक होता है, उसमें कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर दो होते हैं। तो इस पे अगर स्टेनोसिस हो रही है तो हमारा वॉमिटस हमेशा नॉन बिलियरी रहेगा, ठीक है। फिर बाइल मिक्स्ड हो सकता है, येलो कलर्ड वॉमिटस क्या इंडिकेट करेगा? ड्यूडेनल कंटेंट कमिंग फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज भी हो सकते हैं, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, कहां से कहां तक ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फीकल फैक्टुलेंट वॉमिटिंग, जितना नीचे की तरफ हम जाएंगे उतना हमको वॉमिटस फ्रीक्वेंट या स्मेल ऑफ फीकस हमको मिल सकता है। फाउल स्मेलिंग वॉमिटस, प्रोजेक्टाइल, यूजुअली इन आफ्टरनून इवनिंग एंड कंटेन ओल्ड फूड पार्टिकल्स पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां वहां आपको इस तरह का फाउल स्मेलिंग यानी बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब आगे के कौन कौन से ऑर्गन है हमको ध्यान रखना है। तो माउथ एंड थ्रोट से स्टार्ट करें तो हमको सबसे पहले काम कराना पड़ेगा इंस्पेक्शन का, ठीक है। लिप्स, पैलेट, लुक्स फॉर कॉर्नर ऑफ द माउथ, क्रैक्स और फिशर्स, ये सारा हमको देखना होगा एक माउथ और लिप्स में। ऑब्जर्व एनी डिस्क्वामेशन और इंफ्लेमेशन ऑफ द लिप्स, ठीक है। कीलोसिस एक एग्जाम्पल है। कीलोसिस जो है एंगल्स ऑफ जो लिप्स है उनके फटने का। ओरल कैविटी के अंदर हमको देखना है ओरल थ्रश, मोनेलियल और स्टोमेटाइटिस जैसी चीजें, और ओरल अल्सर्स हमको देखने पड़ेंगे, मेम्ब्रेनस फेरेंजाइटिस, स्ट्रिप्टोकोकल, डिप्थीरिया और इन्फेक्शियस। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी किन कारणों से हो रहा है वहां पे अल्सर्स। फिर हाइपरट्रोफाइड गम्स, गम्स बहुत अगर फूले और सूजे हुए रहेंगे तो हमको देखना पड़ेगा। माइक्रोग्लाइसिया या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस और हिपैटोकार्सिनोमा, ये सारी चीजें हमको, माइक्रोग्लासिया का मतलब मुंह बड़ा होना, ओके, मैक्रोग्लासिया हो गया, ठीक है। हाइपरट्रोफाइड गम्स भी हो सकते हैं, कुछ कुछ जो है मेडिसिन होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स हो जाते हैं, जैसे स्पेशली एंटी एपिलिप्टिक जो मेडिसिन होती हैं उनका एक जो है वो साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये ओरल अल्सर देखिए आपको अच्छा से दिख रहा है, ठीक। ओरल अल्सर्स कैसे होते हैं। फिर ओरल थ्रश, ओरल थ्रश में क्या होता है? यहाँ पे इंफेक्शन है किसका? कैंडिडा का। कैंडिडा एक टाइप ऑफ डर्मेटोफाइट है, फंगन है, फंगस है।
तो फंगस क्या होता है, वो ये स्पेशली कैंडिडा कहाँ रहता है, जहां पर मॉइस्ट रीजन रहता है, जैसे कि जेनेटेला, माउथ, यहाँ पर थ्रश जहां पे भी आ रहा है वहां पर मतलब हो गया वेजाइनल थ्रश बोलते हैं या फिर ओरल थ्रश बोलते हैं। तो जहां भी थ्रश शब्द आ रहा है वहां का मतलब ये हो गया कि वो कैंडिडा से कहीं ना कहीं ग्रस्त है। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस आपने देखा, ओरल मीडिएटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर आपको मिलेगा। फिर एप्थस अल्सर्स। एप्थस अल्सर्स क्या होता है, ये एक्चुअली जो आपने व्हाइट व्हाइट कभी कभी अल्सर्स देखे होंगे हो जाते हैं, उनको एप्थस अल्सर बोलते हैं। सुपरफिशियल पेनफुल अल्सर्स होते हैं, व्हाइट येलो बेस होता है इनका, और इरेथ्रस हैलो ऑफ हाइपरीमिया, इनके चारों तरफ हाइपरीमिया यानी कि बहुत रेडनेस सी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन गम्स, बक्कल म्यूकोसा, टंग एंड पैलेट, ये इन जगहों पर हो सकते हैं। पिगमेंटेशन ऑफ लिप्स, बक्कल म्यूकोसा, इसका एक जो है नाम है प्यूड्स राइजर सिंड्रोम। ठीक है, ये इसके अंदर आपको मिलता है। देखिए ये एप्थस अल्सर से व्हाइटिश और येलोइश कलर है चारों ओर, उसको आपको हाइपरीमिया यानी रेड कलर्ड आपको जो है सराउंडिंग दिख रहा है। फिर प्यूड्स राइजर सिंड्रोम, वहां पर क्या हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, पिगमेंटेशन आपको साफ साफ दिख रहा है। स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है, ब्राइट रेड इन लार्ज पेपिले जेटिंग अगेंस्ट द ब्राइट रेड सरफेस ऑफ द टंग, स्कारलेट फीवर और कावासाकी डिजीज में आपको ज्यादा मिलेगा। फिर बाल्ड स्मूथ टंग मिल सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी, प्लेग्रा और सीलिएक डिजीज में। ठीक है, और टंग किसके समान दिख सकता है, स्क्रॉटल टंग, कहाँ पे, कॉन्जेनाइटल फिशरिंग ऑफ टंग स्पेशली इन डाउन सिंड्रोम जैसे के केसेस के अंदर आपको स्क्रॉटल टंग देखने में जो दिख रहा हो स्क्रॉटल टंग की तरह, वहां आपको मिल सकता है। टंग इज कोटेड इन द सेंटर एंड क्लियर इन द मार्जिन, ये कहां मिलेगा, स्पेशल फीचर है किसका, एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर का। समझ में आया, आगे बढ़े। ये स्क्रॉटल टंग का फीचर है, कैसा दिखता है स्क्रॉटल टंग। ठीक है, फिर गम प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, स्कर्वे, सॉफ्ट एंड ब्लीडिंग, acute non-lymphatoblastic leukemia and soft hypertrophied bleeding, ये सब गम के प्रॉब्लम में हो सकते हैं। स्कर्वी के अंदर आपको पता है स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे मिलेगा। और दूसरा कहां पे मिल सकता है, एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर भी आपको मिल सकता है। फिर है साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर स्पॉन्जी ब्लूइश समटाइम्स ब्लीडिंग एंड क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के अंदर पंक्चुएट ब्लू लाइन आप गम के ऊपर देख सकते हैं। गम के ऊपर में ब्लू लाइन आपको दिखेगी कहां पे, अगर लेड पॉइजनिंग हो रही है तो। स्कर्वी टाइप ऑफ गम्स आपको दिख रहे हैं ना, स्पॉन्जी गम्स है ये। ठीक, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो ऊपर में आप देखिए, है ना, जिंजीवियल लेड लाइन देखिए आप, है ना, दिखाई पड़ रहा है। टीथ को हमको देखना है, क्या क्या टीथ के अंदर मिल सकता है, डेंटल कैरीज हो सकते हैं। ठीक है, टीथ शेप ठीक ना हो, ठीक है, हॉलो टीथ, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। इंस्पेक्शन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, किसी भी सिम्टम के 4 बेसिक फंडास होते हैं। तो इंस्पेक्शन यहाँ पे क्या करना है, क्लिनिकल पर्पज ऑफ एब्डोमिनल जो है वो डिवाइड, ये 9 क्वाड्रेंट इन्होंने पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो उन्होंने बताया। तो यहाँ से ही आपको काम अपना शुरू करना है इंस्पेक्शन करते हुए। ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स को फिर से एक बार इन्होंने दिखाया है, वहां पे हमने भी इसको बना लिया। आई होप हमारे सब सही होंगे। हाइपोकॉन्ड्रियल, एपिगेस्ट्रियल, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, ठीक है, लंबर, अम्बलाइकल, राइट एंड लेफ्ट लंबर, फिर इलियक, राइट एंड लेफ्ट, एंड नीचे फिर हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है, भूलेगा नहीं अभी तक। इंस्पेक्शन के अंदर हमको सबसे पहले देखना है शेप ऑफ एब्डोमेन देखना है, पॉट्स, बेली जैसी चीजें आपको मिल सकती है। माल नरिशमेंट के अंदर भी आपको एब्डोमेन बाहर निकला हुआ क्रोशियर करके पेशेंट में मिल सकता है। ठीक है,
स्कैफॉइड एब्डोमेन आपने देखा होगा, बच्चों का अमूमन एब्डोमेन इस प्रकार का दिख सकता है। ठीक है, स्कैफॉइड एक नॉर्मल एब्डोमेन है। ठीक है, फिर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, जनरलाइज डिस्टेंशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन में भी क्यों हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, गैस हो सकता है, पीसेस हो सकता है, फैट हो सकता है, और कोई भी प्रकार का मास हो सकता है, जैसे कि एसाइटिस या ओबेसिटी। ठीक है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखिए कैसा होता है। ठीक है, डिस्टेंडेड पीएम के अंदर आपने कोशियरकर की बात पहले पढ़ी हुई है, उसके अंदर हमने देखा था। फिर लोकलाइज डिस्टेंशन में अगर कहाँ कहाँ पे लोकलाइज डिस्टेंशन हो सकता है, अम्लाइकस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। फिर हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में लीवर और स्प्लीन की वजह से लोकलाइज्ड होगा। अम्बेलाइकस के अंदर क्या क्या है, पोजीशन और शेप हमको देखना होगा। फिर एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द अम्बेलाइकस। ठीक है, एसाइटिस अम्बेलाइकस अपीयर एज ट्रांसवर्स स्लिट और एनी अम्बलाइकल हर्निया। ठीक है, अम्बलाइकल हर्निया आप देख सकते हैं, बहुत कॉमन है, बच्चों के अंदर मिलते रहता है। ठीक है, क्योंकि मेच्योरिटी लंग जो एब्डोमिनल मसल्स है उनके होने की वजह से, और एवर्टेड अम्बलाइकस ऑफ बेबी आपको एसाइटिस के अंदर दिख सकता है। ठीक है, अम्बलाइकल ग्रैनुलोमा भी बहुत कॉमन है, जब स्टंप गिरता है अम्बलाइकल का तब ये अम्बलाइकल ग्रैनुलोमा होना कॉमन है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ इंटर्ड इंगॉज्ड वेन। फिर लुक इसमें करना क्या क्या है, लुक एनी विजिबल एंड इंगॉज्ड वेन्स अगर आपको दिख रही है तो वहां पे आपको देखना है। ठीक है, एसाइटिस और इन सब के ऊपर इजीली दिख जाते हैं, और स्पेशली जहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और ये सारी चीजों का है वहां पे आपको दिखेगा। एट्रोफिक व्हाइट और पिंक रिंकल्ड स्ट्री मार्क्स आपको दिख सकते हैं अब्डोमिनल वॉल के ऊपर, रप्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, जब भी कभी कभी स्ट्रेच मार्क, और प्रेगनेंसी के बाद में ये सब भी लगभग इसी का फीचर्स है। फिर साइट एंड डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालिटिक वेव हमको ये देखना पड़ेगा। अपर एब्डोमेन में लेफ्ट टू राइट होता है ना, कैन बी सीन इन इन्फेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस, जहां जहां पे पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा तो वहां पर हमको जो है ये सब चीजें थोड़ा सा अलग दिख सकती है। ठीक है, पैल्पेशन हमको करना है, हैंड शुड बी वार्म, नेल आपके कट होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के वक्त। ठीक है, बेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ एन इन्फेंट इन मदर्स लैब करिए आप, सबसे जरूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग में उसके अंदर उसी समय जब ब्रेस्ट फीड करे तब आप कर सकते हो। फिर बेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनिंग इन्फेंट इन मदर्स लैब, अच्छा ये हो गया। फिर प्री स्कूल चिल्ड्रन को स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, और पैल्पेशन जो है चाइल्ड को जब आप पैल्पेट करें तो आपको हमेशा उसका फेशियल एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि टेंडर होगा तो उसको उसके फेस से आप देख सकते हो। विंसिंग एंड स्क्रूइंग ऑफ द आईज को भी आपको देखना है कि कहीं कुछ ऐसे इस तरह से आंख बीच नहीं ले रहा है, एक्सेट्रा। फोरहेड फोरहेड को आप देखते रहिए एज अ एविडेंस ऑफ टेंडरनेस, जब भी वो टेंडर होगा तो अपने फोरहेड को ऊपर की तरफ ले जाए। फील ऑफ द एब्डोमेन में भी नॉर्मल, सॉफ्ट, डोई हो सकता है, टेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। नॉर्मल हो सकता है, सॉफ्ट एब्डोमेन आपको मिल सकता है। डोई यानी कि जैसे क्या होता है, एक आटे का गूंथा हुआ डोई, और टेंस भी मिल सकता है। टेंडरनेस में भी लोकलाइज जनरलाइज्ड गार्गलिंग साउंड भी आपको पैल्पेबल हो सकती है। आप हमेशा इस तरफ राइट साइड उसकी तरफ खड़े रहेंगे और सर उसका इस तरफ रहेगा एग्जामिनेशन टेबल के, आप बिल्कुल राइट फीचर आप इस तरह देख रहे हैं, और दोनों हैंड्स आप देख लीजिए किस तरह से आपको एग्जामिनेशन करना है। इडिमा ऑफ द एब्डोमिनल वॉल इज असेस्ड, और पिंचिंग ऑफ द स्किन जो है फॉर 5 सेकेंड्स के लिए आप करके देख सकते हैं। लुक फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, किडनी, सीकम एंड डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, लीवर में क्या करना है, नॉर्मली पैल्पेबल होता है अप टू 2 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, बच्चा जब रहता है तब थोड़े दिन तक उसका लीवर पैल्पेबल रहता है, उसके बाद नहीं होता है। और वो फिर जो है जब भी कोई लीवर का इश्यू होता है तब होता है। पैल्पेशन ऑफ लीवर में पेशेंट को सुपाइन एब्डोमेन रिलैक्स पोजीशन में लिटा दीजिए,
पैल्पेशन फ्रॉम द राइट इलियक फोसा ग्रेजुअली अपवर्ड, बॉर्डर और सरफेस को आपको पैल्पेट करना होगा एंड डीप इंस्पायरेशन उसको करने को बोलिए और डिसेंड आफ्टर 1 to 3 सेंटीमीटर। फिर आप इस तरह से देखिए, आपको जो है लीवर को पैल्पेट करना है। फिर लीवर पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट में अकर्स इन जनरली डाउनवर्ड टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड इलियक फोसा। कहाँ कहाँ जाएगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और इलियक साइड में, ठीक है, इस तरफ जा सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ? CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक, लीवर एब्सेस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस के अंदर ऐसा हो सकता है। नॉर्मल लीवर और एक इनलार्ज लीवर में आपको फर्क दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हिपैटोमीगैली आपको बाहर से कैसी दिखेगी? थोड़ा बाहर निकला हुआ पेट आपको बाहर दिखेगा, ठीक है। इस तरह से मार्क्ड जो मार्किंग आप देख रहे हैं वो लीवर और स्प्लीन दोनों की है। सरफेस स्मूथ ग्रैनुलर हो सकता है और नोड्यूलर हो सकता है, किसका? लीवर का। मार्जिन ऑफ द लीवर शार्प हो सकता है, वेल डिफाइंड हो सकता है। लीवर में भी पल्सेटाइल हो सकता है, बहुत रिगर्जिटेशन उधर हो रहा होगा या वेन्स का फ्लो बहुत हो रहा होगा तो आपको पल्सेटाइल दिखेगा। फिर आता है स्प्लीन। टर्न द चाइल्ड टुवर्ड द राइट लेटरल पोजीशन। आप जैसे लेटा हुआ है उसको राइट लेटरल पोजीशन में लाना है और फील द टिप। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक स्प्लीन पैल्पेबल नहीं होगा, जब तक 2 to 3 टाइम्स वो अपने नॉर्मल साइज से बढ़ नहीं जाएगा। स्प्लीन टिप इज पैल्पेबल इन्फेंट ड्यूरिंग द 3 months। 3 महीने के टाइम में स्प्लीन उसको पैल्पेबल हो सकती है। तो ये आप तरीका देख रहे हैं किस तरह से हमको पेशेंट के लिए एरो आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको किस तरह से पैल्पेट करना है और क्या क्या इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्प्लीन के पैल्पेशन के लिए 2 मेथड है कि राइट चाइल्ड को राइट लेटरल पोजीशन में लाके एब्डोमेन रिलैक्स करा के स्मूथ रेस्पिरेशन करा के फिर लेफ्ट साइड ऑफ द चाइल्ड आप पहुंच के फिर धीरे धीरे हैंड को स्प्लीनिक एरिया और लोअर चेस्ट के अंदर और फिंगर्स को कर्ल डाउन करके लेकर के जाइए और उसको चाइल्ड को बोलिए डीप ब्रेथ लेगा। तो अगर वहां स्प्लीनोमेगाली होगी तो फिर आपको पता लगेगी। इस मेथड को हम कहते हैं हुकिंग मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है कि चाइल्ड को आप एब्डोमिनल रिलैक्स करते हुए सुपाइन पोजीशन में लिटा के और एग्जामिनर को राइट साइड ऑफ द चेस्ट उसके साइड पे करके एग्जामिनिंग फिंगर को पैल्पेट कराए राइट इलियक फोसा की तरफ और टुवर्ड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया। राइट इलियक फोसा से ऊपर की तरफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में बढ़ना है। विद ईच इंस्पिरेशन पैल्पेटिंग फिंगर विल प्रेस जेंटली अपवर्ड एंड इनवर्ड। जैसे जैसे आप वो सांस लेता है वैसे वैसे आप आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। आप ये देखिए स्प्लीन को पैल्पेट करने का क्या तरीका इन्होंने बताया है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। पहला आपने तो कैसे किया था, है ना, उसको साइड कन्वर्ट करके लिटाया था। Enlargement of liver and spleen measure from mid clavicular point, mid over the costal margin and lower most edge of the organ। तो आपको जो है मिड क्लेविकुलर लाइन से यहां से लेकर के फिर आपको इसकी तरफ आपको मेजर करना होगा। दूसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन के बाद पैल्पेशन कर लिया, अब आता है परकशन। लुक फॉर शिफ्टिंग इनलेस फ्लूइड थ्रिल एंड पडल साइन। ये 3 इंपॉर्टेंट साइन है परकशन के लिए। किसके? आपको वहां अगर कोई फ्लूइड इकट्ठा है तो शिफ्टिंग डलनेस का पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन एंड परकशन इज फ्री फॉर्म फ्रॉम अम्बिलिकस टुवर्ड द फ्लैंक्स टिल द डलनेस इज इलिसिटेड। जब तक आपको उसको उल्टा करना है। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? हम वहां पे अगर उसको फ्लूइड है, ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड है तो मिनिमल फ्लूइड भी रहेगा तो भी हम उसको जो है परकशन करके पता लगा सकते हैं। तो पहला तो शिफ्टिंग डलनेस है। सिंपल बात है, शिफ्टिंग डलनेस का मतलब अगर आप पेशेंट को इस पोजीशन या उस पोजीशन में कर रहे हैं तो डलनेस क्या होगी? अगर वो शिफ्ट कर जाएगी, इधर जाएगी या उधर जाएगी, ठीक है। परकशन आप करेंगे तो आपको एक टिम्पैनिक साउंड सुनाई पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन जब फ्लूइड रहेगा तो वहां पर क्या डलनेस सुनाई पड़ेगी। तो अगर फ्लूइड कम है तो आप जिस पोजीशन पे उसको लिटाएंगे वो उसके टुवर्ड्स साइड ग्रेविटी जाएगा, तो यानी वो अब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग डलनेस। चाइल्ड इज टर्न ऑन द अदर साइड एंड हेल्ड इन लेटरल पोजीशन एंड अलाउ द फ्लूइड टू ग्रेविटेट टुवर्ड अम्बिलिकस। तो आप देखेंगे उसको
दूसरी साइड या इस साइड आप घुमाएंगे तो उसका फ्लूइड जो है अपोजिट साइड की ओर जाएगा, ठीक है। और उसको फिर जब आप इलिसिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे फ्लूइड है, ठीक है। तो ये सारे पोजीशन आप देखिए, इस तरह से हम देखते हैं। ये तरीका शिफ्टिंग डलनेस में से जब ये ज्यादा फ्लूइड होता है तब, ये तो फ्लूइड थ्रिल हमको करना। आप ये देखो, एक बीच में हाथ रखा है और दूसरे हाथ से ये टैप कर रहे हैं, तो आप इस हाथ पे आपको फ्लूइड थ्रिल सुनाई पड़ेगा या फील होगा वाइब्रेट करता हुआ। पडल सही, बहुत कम भी अगर फ्लूइड है, ठीक है, ये तो 400 से 500 लीटर के फ्लूइड में है, अगर 100 से 200 ml का भी फ्लूइड है तो भी बहुत आसानी से हम उसको पता लगा सकते हैं। चाइल्ड को पोजीशन में लाना पड़ेगा, पोजीशन आप देखिए, ठीक है। ये है पडल साइन। तो बंद करो, ठीक है। तो पेशेंट क्या करना है, पेशेंट को इस पोजीशन में लेकर के आ जाना है, ठीक है। और जो भी फ्लूइड होगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसका डलनेस को पता लगा सकते। अस्कल्टेशन, अब परकशन से हम आ गए अस्कल्टेशन पे। अस्कल्टेशन को आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टेथो की। तो पेरिस्टाल्टिक साउंड आपको नॉर्मल, डिक्रीज, एब्सेंट और एक्सागरेटेड मिल सकते हैं, ठीक है, बढ़े हुए। एक्सागरेटेड इंटेस्टाइनल साउंड आपको इंस्टेंटाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इंटेस्टाइनल कोलिक के अंदर मिलेंगे। एब्डोमेन बिकम साइलेंट इन जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, जब आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। एक तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सुनाई पड़ रहा है, ज्यादा बढ़ा हुआ, सुनाई ही नहीं पड़ेगा जब जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। जब जो पेरिटोनाइटिस का मतलब आंत फट जाना, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा तब, मतलब कि वहां रप्चर हो गया है, ठीक है, तब। स्टेट ऑफ पैरालिटिक इलियस, ठीक है, जब वहां लगातार पैरालिटिक इलियस, वहां लगातार वहां पे सामान भरता ही जा रहा है ठीक है। फिर फ्रिक्शन साउंड ओवर द इनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, कब फ्रिक्शन साउंड आपको कब मिलेगा, इनलार्ज सिकल सेल एनीमिया, लिवर अपसेस और ल्यूकेमिक इन्फ्लेट्स के अंदर आपको फ्रिक्शन साउंड सुनाई पड़ सकती है, किसकी, लिवर और स्प्लीन की आपस में लड़ते हुए ब्रूट्स, ब्रूट्स होता है अचानक जो है फ्लूड, तेज फ्लूड जब आता है तब जो आवाज आपको सुनाई पड़ती है वो ब्रूट्स कहते हैं। हर्ड ओवर द हिपैटिक एरिया, और ये स्पेशली जो होता है किसके कारण होता है, वहां पे बहुत ज्यादा जब वीनस सप्लाई हो जाती है तो हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया क्या होते हैं, वहां पे बहुत सारी वेन एक ही जगह आके मिलती हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद हो रहा हो, स्पाइडर नेवाई हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। तो टेलेंजेक्टेसिया और स्पाइडर नेवाई लगभग एक ही जैसी बात होती है, ये इस तरह का। और यहाँ पर फिर जो कलेक्शन होता है, ठीक है, वेन्स का, वो आपको जब आप सुनेंगे तो आपको ब्रूट साउंड, यानी कि एकदम से पानी भरने जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। फिर वीनस हम, वैसे ही चीज होता है, कब सुनाई पड़ता है, ये ऑडिबल एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन आपको दिखाएगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन कहाँ होगा, लिवर के अंदर होगा, ठीक है। फिर ब्रूट्स ओवर द लंबर एरिया, लंबर एरिया ये एरिया हो गया इस टाइप का। क्या क्या हो सकता है, एंटीरियरली ऑन द आइदर साइड ऑफ मिड लाइन चिल्ड्रन विद हाइपरटेंशन, जो बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं उनके अंदर आपको ये अच्छे से सुनाई पड़ेगा। रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखना होगा, पेरिनियल एग्जामिनेशन आपको करना होगा, एक्सप्लोरेशन देखने के लिए। म्यूकोक्यूटेनियस लीजन आपको मिल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, स्किन टैग मिल सकता है और नैपी रैश, ये सारी चीजें आपको एक बच्चे में मिल सकती हैं। स्किन टैग आप देखोगे, छोटा सा टैग आपको उस एरिया के पास, एरिया के पास मिल सकता है। बहुत परेशान होने की बात नहीं, ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिन बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा रहता है और वो धीरे धीरे वो टैग निकल आता है, तो उसके लिए पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं, अमूमन वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम, नुकसान नहीं होता। रेक्टल प्रोलैप्स जरूर थोड़ी घबराने वाली बात होती है, क्योंकि रेक्टल जो पार्ट है वो बाहर आ जाता है। तो प्रोलैप्स ऑफ अ पॉलिप अपीयर्स इन द डार्क बीफी रेड मास, ठीक है, और लाइटर म्यूकोसल अपीयरेंस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स आपको दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको रेक्टल प्रोलैप्स आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
रेक्टल प्रोलैप्स आर सीन इन द चिल्ड्रन विद मालन्यूट्रिशन। इसके अंदर मिल सकता है मालन्यूट्रिशन और एक्यूट और परसिस्टेंट डायरिया, यहाँ लगातार डायरिया हो रही है। और तीसरा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, उसको लैट्रिन साफ ही नहीं होती है। फिर तीसरा है एनल फिशर। एनल फिशर बहुत कॉमन है, अगर रगड़ लगा के जो है स्टूल पास हो रहा है तो उसको वहां पर छेद या थोड़ा सा एक क्रैक कर सकता है, उसको हम जो है फिशर बोलते हैं, थोड़ा पेनफुल ज्यादा होता है। एनोरेक्टल एब्सेस हो सकता है, तो आप देख सकते हैं एब्सेस थोड़ा सा देखने में कैसा लग रहा है, ये एब्सेस का बाहर निकला हुआ पॉइंट है जहां से ये सारी चीजें दिखाई पड़ सकती है। फिर रेक्टल एग्जामिनेशन, चाइल्ड इज मेड टू लाई इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन and right thigh and knee are flexed for the examination conducted using a small finger and look for staining mucus pus and blood। ठीक है, तो दो तरीके इन्होंने बताए कि आप या तो उसको साइड वाइज लिटा के फिर पीछे से कर लीजिए, दोनों पैरों को उसको पीठ में लगा के, और दूसरा तरीका हम लोग जैसे करते हैं कि बच्चे का पीठ ऊपर उठा करके और फिर पैर को अंदर की तरफ, इस तरह पोजीशन हम लोग बनवाते हैं। देखो दो तरीके हो गए, या तो आप पैरों को इस तरह से करके आप करा लीजिए यहां से, और या फिर एक सीधा लेकर के आप पैर को, ठीक है, लिथोटॉमी पोजीशन जिसको बोलते हैं, यहां से आप कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के दोनों पोजीशन से आप कर सकते हो। इन्होंने इस बार ये वाली पोजीशन थोड़ी बच्चों के लिए ठीक रहती है। ओके, सो टुडेज लेक्चर इज क्वाइट फास्ट, क्योंकि थोड़ा तेज करना भी था, देर भी हो गई थी, और आज आपका जीआई सिस्टम क्लियर हो गया। आगे हम और सिस्टम करेंगे, महाश्रुतस का ये एक पार्ट था, आगे जो भी आएगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है।